नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप? अभी अभी मैं नेशनल कैपिटल दिल्ली से घूम करके आया हूं अपने 3 दोस्त के साथ। सो एक इच्छा हुई कि आज रात 12 बजे के बाद दिल्ली एकदम से आम आदमी के लिए जो सेंट्रल दिल्ली है उसमें एंट्री लगभग बंद हो जाएगी, आवश्यकताओं को छोड़ करके। तो इच्छा हुई कि नेशनल कैपिटल को निहार करके आए। इतनी खूबसूरत लग रही है दिल्ली, जरा नजदीक से देख करके आए कि हमारी दिल्ली कैसी लग रही है। तो वो वीडियो मैंने द मनीष ठाकुर शो पर आपके लिए उपलब्ध कराया है। लगभग 17-18 मिनट की एक वीडियो है, दूसरा 3 से 4 मिनट की वीडियो है। उससे आप समझ पाएंगे कि कैसे बदल गई है दिल्ली। एकदम दिव्य भव्य दिल्ली, जो बता रहा है कि भारत की राजधानी कैसी होनी चाहिए। पूरा कायाकल्प हो गया दिल्ली का। इतनी खूबसूरत दिल्ली लग रही थी। हम आपको दिखाएंगे और समझेंगे कि दिल्ली के इस सौंदर्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर के शहर बनने के करीब पहुंचते इस दिल्ली में, तमाम सुख सुविधाओं वाली इस भरी दिल्ली में, जब दुनिया के सबसे विकसित 20 राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष कल से 2 दिनों के लिए भारत में होंगे, 3 दिनों के लिए होंगे, उसके क्या मायने होंगे और वो यहां से क्या संदेश लेकर के जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो मैसेज दिया कि हम दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति हैं, हम तीसरी होना चाहते हैं और 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। जब भारत की विकास यात्रा ऐसे बढ़ रही है तो भारत विरोधी खैराती और जिहादियों की बेचैनी क्यों बढ़ रही है? क्यों पाकिस्तान की हाथ मरोड़ करके भारत ने बंद कर दिया है? वहां श्रीलंका के साथ क्या किया है? भारत ने G20 की इस बैठक से दुनिया को क्या संदेश दिया? इंडोनेशिया पहुंच करके इंडोनेशिया से मसाल लेकर आ रहे भारत के प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया से क्या संदेश दिया है? इस G20 से भारत दुनिया में कहां खड़ा है? इन तमाम चीजों को समझेंगे सतीश जी के साथ मिलकर के। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। जय श्री कृष्ण सर, आपको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। सर अभी मैं दिल्ली से आया हूं। दिल्ली कहने के लिए तो नोएडा में रहते हैं तो नेशनल कैपिटल है और बगल में हम दिल्ली NCR में रहते हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद दिल्ली जाना हुआ। आमतौर पे चूंकि दिन भर के रिसर्च में यहीं बने रहना होता है, तो आज इच्छा हुई कि शाम में दिल्ली को निहार करके आए, क्योंकि 12 बजे रात के बाद आम आदमी की एंट्री बंद है। और जब मैं दिल्ली गया तो लगभग जो 2.5 दशक से ज्यादा समय से दिल्ली में रहना हो रहा है, दिल्ली की सड़कों पर ऐसा सन्नाटा और ऐसा सौंदर्य दिल्ली का हमने कभी नहीं देखा। तो हम पहले तो थोड़ा सा उस दृश्य को दिखाएं आपको, उसके बाद समझेंगे कि दिल्ली के इस सौंदर्य से बेचैनी कहां बढ़ रही है और दिल्ली से जो खुश लोग इस दिल्ली के इस बदलाव से और दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों के भारत आने पर दिल्ली दर्शन करने को लेकर के जो भारत का गौरव गाथा बढ़ेगा, भारत द्रोहियों की बेचैनी क्यों है, वो समझने की कोशिश की। लेकिन सबसे पहले एक आध वो मेरे वीडियो का कुछ अंश हम आप लोगों को दिखाते हैं जो हमारे मनीष ठाकुर शो चैनल पे डला हुआ है। जरा देखिए दिल्ली की भव्यता। भारत बरगप्पा के सामने भारत बरगप्पा भी ये है लाइक जो है हमारा मोबाइल बोलता ओहो क्या सुंदर भारत मंडपम। ओहो दुनिया के 20 विकसित मतलब करना रात में 12 बजे बिल्कुल ट्रैफिक शून्य दिल्ली, खूबसूरत दुल्हन की तरह सजी हुई हमारी दिल्ली, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम सुपर पावर की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, दुनिया को ये दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
और दुनिया के 20 विकसित राष्ट्रों के ध्वज हैं। आईटीयू क्या कर दिया भाई, एकदम कितनी सुंदर, कितना सुंदर, कितना भव्य हो गया आईटीओ, देखिए आप। स्काई का मेट्रो सब लगा। मैं जब दिल्ली अभी होकर के आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि चूंकि इतने सालों से दिल्ली में रहना हुआ, ये दिल्ली का सौंदर्य और दिल्ली की भव्यता, खास करके जो भारत मंडपम है, कहा जा रहा है कि एक जगह इस तरह की वीआईपी व्यवस्था, इतने लोगों की बैठने की और ऐसी दिव्यता, ये एकदम से ऑस्ट्रेलिया के अंदाज में है और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। पूरी दिल्ली चमक करके एकदम से तैयार है और दुनिया को एक मैसेज देने का। लेकिन सर G20 जो 20 दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष कल से 2.5 से 3 दिनों तक दिल्ली में होंगे, उसमें पाकिस्तान की बेचैनी दिखाई दे रही है। और जो चूंकि मेजबान देश होने के कारण भारत ने कुछ देशों को आमंत्रित किया है, उसमें बांग्लादेश भी है, तुर्की भी है, सऊदी अरब है, पड़ोसी पाकिस्तान गायब है। और ये लोग माहौल बना रहे थे। अभी आज देख रहे होंगे आपको कि जब से हम और आप क्रिकेट, जब किशोरावस्था, जब हम क्रिकेट देखा करते थे, पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन कैसे थे हम जानते। क्रिकेट के मैदान में जावेद मियांदाद का हमेशा किरण मोरे से झगड़ना, अजहरुद्दीन से झगड़ना, कपिल देव के साथ बदतमीजी करना। अब ये तस्वीर आ रही है कि बड़ा वो बहुत अच्छे हो गए हैं वो, और भारतीय क्रिकेटरों के साथ वो सूज बांध रहे हैं, जूते बांध रहे हैं, उनके साथ गलबैयां हो रही है। ये मैसेज देने की कोशिश खैराती कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे होते हैं। भारत ने जब से पाकिस्तान को साइड किया है, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। G20 का सदस्य होना तो दूर, जरा सा इसमें कहते हैं ना कि बेटी रोटी का रिश्ता के मामले को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया। G20 की इस बैठक से भारत दुनिया को क्या संदेश दे रहा है? मोदी जी, भारत दुनिया को संदेश दे रहा है जो पिछले आजादी के बाद 76 साल में आज तक नहीं दिया गया था। आज तक नहीं दिया गया था। दर्शक जान लें कि ये सबसे 1947 के बाद 2023 ये भारत का सबसे भव्य और सबसे विशाल आयोजन है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। और क्यों है? ये सब 1999 से शुरू हुआ G20 का ये शिखर सम्मेलन होना, और आज ये भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो मनीष जी, इससे पहले इतने भव्य पैमाने पर, इतने विशाल पैमाने पर, इतने व्यापक भौगोलिक विस्तार पे आज तक कोई भी G20 का सम्मेलन नहीं हुआ। अमेरिका में भी हो चुका, ब्रिटेन में भी हो चुका, कनाडा में भी हो चुका, ऑस्ट्रेलिया में भी हो चुका, लेकिन इतने व्यापक, इतने विस्तार के साथ और इतने भव्य पैमाने पर इसके आधे पे नहीं रहे। वो एक जैसे होते सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आप लोग देखते हैं हर जगह होते, तो वो हुए और समाप्त हुए। लेकिन भारत ने चौंकाया, और वो जो जिस पर ये खैराती बहुत कूदे थे, हमारे यहाँ कांग्रेसियों को बड़ी आग लग गई थी, उसी थीम को आज जब ये हम समापन की तरफ जा रहा भारत अपनी अध्यक्षता की, तो उसने उस थीम को पूरी तरह से प्रमाणित किया। उसने दुनिया को दिखाया कि हम इसको हमने ये थीम का नाम दिया था कि वसुधैव कुटुंबकम। तो पहले तो इनके आग ये लगी थी कि वो तो भारतीय संस्कृति का एक तरह से उन्होंने थीम ले लिया, कोई अंग्रेजी का, ईसाई का, मुसलमानों का इस्लामी थीम क्यों नहीं लिया, तो वो इनके लगी थी। लेकिन अब आज जब समझिए मनीष जी, 16 नवंबर 2022 को भारत की अध्यक्षता शुरू हुई थी और 30 नवंबर 2023 को ये अध्यक्षता का कार्यकाल खत्म होगा भारत का। और इस दौरान अब तक जो है 185 से ज्यादा मीटिंगें हो चुकी हैं। और ये जो खत्म होगी, तो जिस दिन ये खत्म होगी, तो ये जो पूरा प्रोग्राम बन चुका है कि इसमें 28 राज्यों, 7 यूटी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके 60 शहरों में 220 बैठकें हो चुकी होंगी इन G20 देशों की। और इसमें जो सबसे खास बात है कि ये केवल G20 तक भारत ने इसको सीमित नहीं रखा है। जब आप कह रहे हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, उसको चरितार्थ किया कि मनीष जी, इन जो 220 से कुछ ज्यादा, एक दो ज्यादा ही होगी बैठक, उनमें 125 देशों के 1 लाख से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
ये बहुत बड़ी ये समझिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि G20 को एक तरह से नरेंद्र मोदी ने इस आज दिल्ली के जो G20 का शिखर सम्मेलन है मनीष जी, उसको यूएनओ के समकक्ष ला के खड़ा कर दिया प्रदर्शन में, और उसकी भव्यता में, और उसकी विशालता में, उसके आकार में। तो ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल है, और जिससे दुनिया भी भौचक और G20 देश भी भौचक है। आग जो लगी है जिनकी आप बात कर रहे हो, तो पाकिस्तान तो खैर वैसे कोई अपने यहाँ बुलाना नहीं चाहता, तो ऐसे मंच में कोई कैसे बुला लिया जाता उसको। आतंकवाद की जो सूची बनी उनमें टॉप 10 में वो, भिखमंगे देशों की सूची में सबसे टॉप 10 में वो, कर्जा लेने वाले देशों की सूची में दुनिया में टॉप 10 में वो। तो इस तरह के लोगों का मंच नहीं है ये G20। दरअसल को बताऊं कि मनीष जी, दुनिया की 75% इकोनॉमी इन 20 देशों के पास है। 200 से ज्यादा देश हैं दुनिया में, तो 25% में पूरी दुनिया और 75% में ये 20 देश। और गर्व की बात है कि उन 20 देशों में हमारा भारत भी है, जो पांचवें नंबर पे, कभी चौथा हो जाता, कभी पांचवा। तो आग तो इनके ये लगी हुई है। आज जो देखिए, पुतिन जो यहाँ पे नहीं आए G20 में, उसके अनेक कारण, और पुतिन ने पहली बार नहीं, पुतिन कई बार G20 की मीटिंग वो मिस की है उन्होंने। उनके अपने कारण होते हैं, एक अलग दुनिया है रूस की, और पुतिन का एक अलग अंदाज है शासन का। यूक्रेन के मामले में पुतिन फंसे हुए हैं इस समय, युद्ध में जो फंसा है। और दूसरा भी, जो वैगनार का चीफ मार दिया गया, तो उससे और विवाद जुड़ गए हैं। तो संभवतः पुतिन ने इसीलिए इस मीटिंग को टाला। तो ये एक जो खैराती बहुत दिल्ली में ढोल पीट रहे हैं, कांग्रेसी बड़ा नाच रहे हैं, जैसे कोई लड़के की बारात निकल रही हो इस तरह से, कि ये पुतिन नहीं आ रहा, शी जिनपिंग नहीं आ रहा। तो पुतिन का बड़ा स्पष्ट है, पुतिन ने अपना प्रतिनिधि भेजा है, प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात भी की है। अब ये क्या बात की, ये तो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, तभी उसने फोन पे बात की है। तो पुतिन का नाना, वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं, तो है। और शी जिनपिंग का जो नाना मनीष जी, वो पता चलता है कि कितना सफल हुआ है G20 का ये आयोजन। क्योंकि दर्शक ये जान लें कि ये G20 का सम्मेलन चाइना भी कर चुका है, बीजिंग में हो चुका है ये, संभवतः 2008 या 2009 में। तो नरेंद्र मोदी आईना दिखा देंगे उसको भी कि तुम्हारा जो शो था और हमारा जो शो है, तो जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का फर्क वो दिखेगा। तो उस बचने के लिए एक तरह से समझिए एम्बेरसमेंट से। और सबसे खास बात यह है कि ये जो मंच है, ये टोटल G20 का जो मंच है, इसमें अगर आप रूस को अलग कर दीजिए, ये तुर्की फुर्की एक आध छोड़ दें, तो पूरी तरह से एंटी चाइना मंच है ये G20 का ये। और यहाँ पर हो सकता है कि शी जिनपिंग को कुछ कड़वे अनुभव भी होते। तो इन बातों से कि एक तो दुश्मन की भव्यता, दुश्मन की इतना यश कैसे देखे हो, तो वो उससे उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, अपना प्रीमियर भेज रहा है। देखिए, एक बात समझ लें कि चाइना बायकॉट नहीं कर रहा है इसका, शी जिनपिंग खुद नहीं आ रहा, उसका प्रीमियर आ रहा है। तो चाइना की उपस्थिति है, चाइना की उपस्थिति अभी तक जितनी बैठकें उनमें भी होती रही। केवल श्रीनगर में जो बैठक हुई थी G20 की, उसमें चाइना नहीं आया था, क्योंकि उसको अपने चमचे को बरनौल लगाना था, पाकिस्तान तड़प रहा था। तो क्योंकि पाकिस्तान उसका पाला हुआ कुत्ता है, तो उसने कहा चलो हटाओ, वो श्रीनगर से कोई लेना देना नहीं है चीन का, लेकिन उसने सिर्फ पाकिस्तान के चक्कर में वहां किया था। बाकी सारी मीटिंगों में भी चाइना के प्रतिनिधि आए हैं। तो ये एक बड़ी सफलता है कि शी जिनपिंग का जो ये खैराती, उसको बड़ा नकारात्मक बता रहे हैं। तो नकारात्मक नहीं, इसको बहुत सकारात्मक लीजिए कि गजब का काम है। और दूसरा मनीष जी, ये जो G20 का आयोजन हुआ इतने भव्य पैमाने पे कभी नहीं हुआ दुनिया में, दर्शक जानते होंगे। और लेकिन इसके जो परिणाम होंगे वो अद्भुत होंगे। हिंदुस्तान इस समय सामान्य स्थिति में नहीं है। हिंदुस्तान इस समय 2047 में टॉप 3 में आने की और जो गति है, उससे कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि संभवतः टॉप 2 में आने की होड़ में शामिल है। आर्थिक रूप से डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। कूटनीतिक नरेंद्र मोदी ने जो अभी तक की जो पारी खेली है 9 साल की, उससे पूरी दुनिया पहुंचा है। और याद दिला दूं कि संभवतः साल भर या दो साल पहले का है कि वो जो बोरिस जॉनसन थे ब्रिटेन में, उन्होंने मंच पर बोलते हुए कहा था कि देयर इज वन अर्थ, वन ग्रिड, वन सन एंड वन नरेंद्र मोदी। तो ये 2 साल पहले बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के मंच में गए, जहां ये कूले मटकाने गया था राहुल गांधी।
तो अपने उसी जो नरेंद्र मोदी ने अपना कद बनाया है दुनिया में, जो उनका स्तर बना है, उसी स्तर के हिसाब से G20 का ये आयोजन है और इसके बहुत बेहतरीन परिणाम आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसमें मनीष जी, चाहे आर्थिक मामला, आर्थिक सहयोग की बात हो, ऊर्जा ऊर्जा एनर्जी कंजर्वेशन पे है बातचीत है, ग्रीन एनर्जी पे बातचीत है, और सबसे खास बात आतंकवाद के खिलाफ बड़ी रणनीति बनाने का एक कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक बैठकें हो चुकी 185 बैठकें हो चुकी, समझिए करीब करीब 35-40 बैठकें बची, तो उनके सबके अपने अपने परिणाम हैं, जिनके परिणाम जिनके जमीन पर जिनके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो उसकी वजह से सबको आग लगी हुई है इन लोगों को कि क्या करे क्या ना करे, किस तरह से इसको हल्का करे। तो लगे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान और चीन की भाषा में यहाँ के भी कुछ खैराती बोले, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है। और ये बहुत आगे आने वाला इस G20 के आयोजन के बहुत बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे सर। लेकिन इस G20 के इस तरह के सफल आयोजन से, क्योंकि मैं तो अभी दिल्ली से होकर के आया और मुझे पूरा लग रहा है कि खास करके जो कश्मीर में ट्रेमेंडस चेंज है। आज मैं देख रहा था आंकड़े की लगभग 100% जो है पत्थरबाजी खत्म है, आतंकवाद जो है वो पूरी तरह से कमोबेश खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में तो रिपोर्ट भी दी गई है। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैं ट्विटर खंगाल रहा था, तो एकाएक बलात्कारी पांडे का भाई खैराती पांडे का एक ट्वीट दिख गया है। इस बदतमीज को, मतलब इसे देखिए क्या लगता है, देखिए कि ये सब कैसे बेचैनी है कि चीन नहीं आ रहा है लेकिन अपने चेलों को क्या कुछ संदेश दे रहा है। पांडे को देखिए जरा सा। प्रधानमंत्री जी, आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, मगर सच यह है कि गोदी मीडिया G20 कवर करने लायक नहीं है। इसे नहीं पता कि आपकी चुनावी रैली और G20 में फर्क क्या है। इतना थर्ड क्लास मीडिया लेकर आप किसी आयोजन के लेजर लाइट पर कवरेज तो करवा सकते हैं, मगर उसके ग्लोबल महत्व पर, असर पर अब मुझे ये लगता है कि देखिए सब क्लियर हो चुका है, सबकी पत्रकारिता खत्म हो चुकी हुई है। मतलब इस चिरकुट को लगता है जो लाइब्रेरी में कैसेट छापता था, कि इसे लगता है कि ये जो है ये पत्रकार है। इतना ही नहीं, आपने एक वो दिया है कि जो हमारे यहाँ भगवत झा आजाद जो मंत्री चीफ मिनिस्टर थे, उसका बेटा है कीर्ति आजाद, अब इसको लठ मार करके भगाया गया पार्टी से। तो इसका दिमाग देखिए, मोदी का जब नामो निशान नहीं था तब तक मैं 3 चुनाव जीत चुका था। मतलब स्वतः अपनी तारीफ में एक विधानसभा और 2 बार लोकसभा। आपने लिखा इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? अपने घर में मोदी के नाम के खिलाफ लगभग 5 लाख वोट से चुनाव हारा था ये। आजकल शरणार्थी प्रत्याशी के रूप में टीएमसी का खैराती नेता है ये। बंगाल में इसका कोई हैसियत नहीं, बिहार में अपने घर में लगभग 5 लाख वोटों से हार चुका है। अब सोचिए ये तुलनात्मक वोट, इन सब ये मेंटली विक्षिप्त ये सब क्यों हो चुके हुए हैं? नहीं, ये सब मनीष जी, ये सब किराए के खैराती के तौर पे इनको लगाया गया है कि इस G20 के आयोजन के समय, जिस पर नरेंद्र मोदी का कद ऑलरेडी वैश्विक कद उनका हो चुका है, उस पर किसी तरह उसको कम करो, उस पर कीचड़ उछालो, उसको किसी तरह से अपमानित करो। तो ये तरह तरह के कार्यक्रम इस तरह के कर रहे हैं। तो अब ये आया, इसको शर्म नहीं आई कि 2001 से और 2023 22 साल हो गए, 22 साल कि गुजरात में लगातार केवल मोदी के नाम पे, मोदी के नेतृत्व पे गुजरात में 3 बार लगातार जिस कांग्रेस के चमचागिरी में बर्तन धो रहा है उस कांग्रेस को बुरी तरह से पराजित किया गुजरात के अंदर। और जिसमें इसका बाप भी नेता था। अब तो इसको जब इस तरह से जवाब दें कि जिस कांग्रेस की ढपली इसका बाप जिंदगी भर बजाता रहा, उस कांग्रेस को 50 और 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी ने समेट दिया है, जिसको लेकर ये बता रहा कि मोदी के नामो निशान नहीं था, तब मैं नेता था, मैं सांसद था। तो अपनी औकात समझो। अब तुम्हारे घर में गृह जनपद में जहां तुम चुनाव लड़े थे, तो केवल नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही लड़ा था मनीष जी ये चुनाव। ये जो है ये भाजपा से कम और नरेंद्र मोदी को गरियाते हुए लड़ा था। तो 5 लाख वोटों से हरा था, 4,80,85,000 वोटों से, लगभग 5 ही लाख उसको मानिए। तो ये ऐसे लोगों को, सड़क छाप स्तरहीन लोगों को, जिनका राजनीति से दूर दूर, तो नरेंद्र मोदी ने इनको बिल्कुल बाउंड्री के बाहर नहीं, स्टेडियम के बाहर कर दिया है राजनीति के। अब ये स्टेडियम के बाहर से पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ये उसी तरह के लोग हैं, इनका कोई वो नहीं है मनीष जी। बिल्कुल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनीष जी क्या किया नरेंद्र मोदी ने,
इन खैरातियों का कुछ नहीं हुआ। ये समझिए कि ये सब पत्रकारिता के मायने थे। आज बलात्कारी पांडे का भाई खैराती पांडे खलियर है, नाला गिन रहा है, तो समझ जाइए कि उसकी बेचैनी क्या हो सकती है और ये तिलमिलाहट क्या है। और ऐसे ऐसे नेता जो अपने आप को समझते थे कि हम बहुत इस देश के तारनहार हैं, कोई सजा याफ्ता अपराधी है, कोई बेल पे है, कोई सड़क छाप हो चुका है, तो समझिए कि बदलाव किस स्तर का है। सर, इस बीच में एक सुपर चैट बड़ा गंभीर आ गया है। प्रीति जी अपना रेगुलर व्यूअर हैं, कहते हैं मनीष जी, सतीश जी, मेरे पिता वामपंथी इकोसिस्टम से पूरी तरह से घिर गए हैं, वह कुछ सुनने को राजी नहीं होते, वह हार्ट पेशेंट भी हैं, कृपया मार्गदर्शन करें, मैं अपने पिता को कैसे इस प्रपंच के जाल से बाहर निकालूं। नहीं प्रीति जी, इसमें ऐसा कोई मुद्दा मत बनाइए। हार्ट पेशेंट वृद्ध हैं, अब वो इको सिस्टम में घिरे हुए हैं, तो उनको आराम से उनका जीवन गुजारने दीजिए। उनसे युद्ध करने की, उनसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं। उनसे बहस मत करिए, ये ठीक है, जो आप सोचते हो वो भी ठीक है, चलिए। बिल्कुल, उम्र के इस पड़ाव पे सबसे बेहतर यही है, खास करके जब वो आपके हृदय के इतने नजदीक हों, और खास करके जिनके शरीर का हिस्सा आप हों, जिनकी आत्मा का हिस्सा आप हों, तो बेहतर यही है कि इस समय में आप वही कहिए कि आप जो कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि इससे बहुत कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन इस परसेप्शन को हम धीरे धीरे, इसी षड्यंत्र को बदलने का हम काम धीरे धीरे कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है कि एक कॉमन प्रॉब्लम है सर, बहुत सारे लोग इस तरह के लिखते हैं, खास करके बंगाल से बहुत व्यूअर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे परिजन जो हैं वो जानते हुए भी ऐसा कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अकुलाहट, ये बेचैनी तो है, लेकिन जब उम्र के इस पड़ाव पे जो लोग हैं, और खास करके जब आप कह रहे हैं हार्ट पेशेंट हैं, तो मुझे लगता है कि बड़े संयम से काम लेने की जरूरत है। आपके तो पिता है, मेरे तो कुछ मित्र हैं ऐसे कि जो मैं जानता हूँ वो बिल्कुल दीवाने हैं मोदी विरोध में, तो मैं उनसे बहस थोड़ी करता हूँ। फिर कहता हूँ ठीक है, तुमको जो कर आ रहा तुम करो, हमको नहीं समझना तुम्हारी बात, ठीक करो। बिल्कुल, और ये करीब करीब कमोबेश सबके साथ इस तरह की स्थिति है। अभी भी लोग हैं कि तमाम चीजें जानते हुए, स्वीकारते हुए भी उनका जो नशा है वो उतर नहीं रहा है। मेरे अभी बताओ, स्वर्गीय हो गए मेरे बड़े मित्र थे, बड़े भाई तरह थे वो। मतलब उनके यहाँ पहुंचते वो नरेंद्र मोदी गाली देना शुरू करते थे, मैं हंसता था। तो वो एक दिन पहले बहस करता था, बाद में मैंने बहस करना छोड़ दिया, मैं हंसता था। तो कह रहे, बाद में जब उन्होंने देखा कि हंसता, तो कह क्या यार तू हंसता है। हमने कहा बता, मुझको हंसी इस बात पे आती है कि आप समझोगे नहीं, और आपका गाली देना बिल्कुल जायज है, क्योंकि आपके उनके काम धंधों से मैं परिचित था कि वो किस तरह से उनके आय का साधन है। और हमने कहा वो जो आय का साधन है उस पर नरेंद्र मोदी ने बहुत ऐसा प्रहार किया कि वो खत्म है एक तरह से। तो आपके क्योंकि आपको तो नुकसान हुआ है, तो आप गाली दोगे, मैं जानता हूँ। तो आप दे रहे हो, तो आप अपने हिसाब से ठीक दे रहे हो। मुझको लगता है कि इसका मतलब नरेंद्र मोदी के जो काम किए हैं उनसे उसका असर है, ये दिख रहा है। तो आपस में संबंध में क्या खराब करूँ आपसे, समझना है नहीं जब आपको। आपने छेड़ा तो मैं भी कुछ साझा करूं कि मेरे रिश्तेदारी में बहुत क्लोज रिश्ते में कुछ लोग हैं, कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, जो जैसे कुछ ऐसे भी हैं जो इस मंच से बहुत लोग समझ सकते हैं कि वो कहते थे कि पत्रकारिता हमने मोदी के लिए किताब लिख दी, क्रांति कर दी, तो मेरे पिता जो का धंधा था वो बंद हो गया। मेरे कई रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा कि वह सूद का धंधा था, किसी का कुछ धंधा था, किसी का कुछ धंधा, उनके बाप का धंधा बंद हो गया। तो तय सी बात है कि जितने 4 नंबर के धंधे बंद हो गए, कई लोग ऐसे थे जिनके बाप दादा पर एहसान है। जैसे बिहार में नौकरी, बिहार यूपी में पहले सर क्या था, नेता जो है लाइन में लगा, नौकरी बढ़ती थी। तब जिनके बाप दादा पर यह एहसान है, खैरात का एहसान है, वो मानेंगे। जिनको बेईमानी करने की आदत रही है और वो बेईमानी का धंधा उनका बंद हो गया है, उनकी अकलाहट होगी। ये खलियर खैराती और खैराती क्या थे, ऐसा नहीं कि इनका करोड़ों, इन सब का क्या बंद हो गया। पत्नी को लेक्चरर में हो जाता था, बेटा को कहीं बढ़िया स्कूल में एडमिशन। अब मैं जैसे खलियर खैराती को देते, किसी का बेटा आरके पुरम डीपीएस में पढ़ रहा है, खाली खैराती बना, खलियर बना हुआ है, लेकिन बेटा उस समय कांग्रेस के दौर में अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन हो गया। तो यही सब होता था उस दौर में। इन खैरातियों की वो दुकानें बंद हो गई। ये ठेका लेते थे पत्रकार कि मैं फलाना स्कूल में, सेंट्रल स्कूल में करवा दूंगा, अब ये सब दुकानें बंद हो गई है। तो खैराती जो बेसिकली ये छोटे छोटे लाभ कमाने वाले, एमसीडी के से बढ़िया सा बढ़िया 2-4 बोरी चावल जो है वो आ जाएगा, तेल आ जाएगा, ट्रक घुमा करता था दिल्ली की सड़कों पर। तो ये चीजों को समझिए कि उनका खैरात बंद हुआ है।
बहुत सारे ऐसे लोगों थे जो एमसीडी की ट्रक घुमा करती थी होली दिवाली के समय में, दिल्ली सरकार की ट्रकें घुमा करती थी, नेशनल सांसदों की ट्रक घुमा करते थे इन खैरातियों को। तो उनका सबका जो आप बुढ़ऊ आजकल दिखाई दे रहे हैं ना, ये अखबार वाले, ये टेलीविजन वाले, ये तो सब समझते सर चिरकुटों को, खैराती पांडे को। अखबार वाले दो दो कौड़ी वाले चिरकुट, 2000 का टीवी चैनल पर आपको कुछ कुछ बुढ़ऊ दिखाई देते होंगे, औकलाने बोलाने वाले। तो ये सब के सब वैसे हैं जैसे प्रीति जी ने कहा, कई लोगों के ऐसे लोग हैं, मैं नहीं कहता कि उनके पिता का ऐसा होगा, लेकिन ये बेचैनी कई लोगों के पुरखों को इस तरह के फायदे लीक से हट करके मिले हुए हैं, वो एहसान उतर नहीं रहा। मैंने कई बार वो कहा कि मेरा एक बहुत क्लोज मेरे सीनियर मित्र थे, उम्र से सीनियर थे प्रोफेशनली, वो बाई बात कहते, मनीष एक बार कांग्रेस आ जाएगी ना, हम लोग सब सेट हो जाएंगे। तो ये जो सेट होने की मानसिकता है ना, ये जो बेईमानी की मानसिकता है ना, ये जो खैरात पर पलने की मानसिकता है ना, ये जो पिस्सू बनने की जो मानसिकता है ना, बस वही चोट है। इन सनसनीबाजों को देखिए, इन खलियर खैरातियों को देखिए, इनकी औकात क्या है। ये किसी राजीव शुक्ला की पूंछ पकड़ करके सीधे संपादक बन गया, कोई जेम्स राय का चेला किसी जो जो एकदम बिल्कुल जिसके बाप आर्मी ऑफिसर थे, किसी के बड़े नेता थे, उन सब के बाप जो हैं वो नकारे बेटे को जेम्स राय ने पत्रकार बना दिया, क्योंकि उसके बाप से फायदा लेना है। बेटा नकारा है लेकिन बाप ब्रिगेडियर है, बाप मेजर जनरल है, बाप जो है आर्मी में जनरल है, बड़ा बिजनेसमैन है, पॉलिटिक्स में नेता है। तो इन सब से जेम्स राय फायदा लेता था। तो ये इसीलिए ये सब खलियर खैरा, ये सब अब इनके बाप दादे, अब नकारे लोगों को यदि आपको आवश्यकता से ज्यादा मिल जाए तो क्या होगा। और मैं फिर इसीलिए कहता हूं, इसीलिए वो किताब लिखी गई है पत्रकारिता का काला अध्याय। और आप सबको बताऊं कि कल हमने सतीश जी चर्चा की, आज अमेजन से मैं बेस्ट सेलर 4 से 5 घंटे में हो गया। और गरुड़ के प्रकाशक ने मुझे सुबह सुबह 8 बजे फोन किया कि मनीष जी कुछ ही घंटे में किताब लगता है आउट ऑफ स्टॉक, एक दिन में हो जाएगा, और ये 2-3 दिनों का जो समय है उसमें ना किताब छप पाएगी ना हम भेज पाएंगे। तो निश्चित रूप से बड़ी चीज इसीलिए क्योंकि ये दस्तावेजी किताब इसीलिए कर बार बार, और खैरात के खिलाड़ियों को इसी पे नकल उठाई गई है। बहुत सारे लोग कह रहे, मैं लिंक में फिर डाल दूंगा, और आप आसानी से हम सब कहेंगे कि इस परसेप्शन के खेल को समझिए और इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सर हिंदुत्व पे जबरदस्त बवाल चल रहा है, और अभी अभी आपसे जब बात हो रही थी तो बीच बीच में ट्विटर में खंगाल रहा था, योगी आदित्यनाथ को सर सुन लीजिए पहले, उसके बाद ये जो गंध मचाने वाले लोग हैं उसको बाबा ने क्या संदेश दिया। जब पूरा देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहा है, अपनी विरासत का सम्मान करते हुए एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है, उन स्थितियों में बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। भारत की प्रगति, भारत की समृद्धि, वैश्विक मंच पर भारत जिस एक नए अवतार के रूप में जाना जा रहा है, उस लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। जहां पूरा देश आज गौरव की अनुभूति कर रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में नई उपलब्धियों के साथ भारत दुनिया के अंदर जाना जा रहा है, तब इन उपलब्धियों को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारत, भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, और सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। उम्मीद योगी आदित्यनाथ से ही थी, क्योंकि
उन्होंने कहा कि जो रावण से नहीं मिटा, जो कंस और बाबर और औरंगजेब से नहीं मिटा, उसे ये सत्ता के परजीवी, जो हम लोग खैराती कहते हैं ना सर, वही इन्होंने कहा सत्ता के परजीवी। परजीवी और खैराती एक ही होते हैं। योगी बड़ा संदेश, बड़ी लकीर तो खींच दिया आज। और अभी अभी जानकारी मुझे मिली है सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टरों के कुछ उससे, कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसको लेकर के एक याचिका दाखिल कर दी गई है। अब देखते हैं कि अदालत का क्या स्टैंड होता है। लेकिन योगी ने क्या संदेश दिया है इस मायने से? इन्होंने योगी, अब योगी पे आते हैं। ये बताइए कि याचिका क्यों दाखिल कर दी पड़ी? 262 लोगों ने 2 दिन पहले जब वहां पे लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि स्वतः संज्ञान लेने के लिए, तो क्या आपत्ति थी? क्यों नहीं लिया स्वतः संज्ञान? तो ये बड़ा खेल है। ये सवाल एक इनपे इसका जवाब देना चाहिए। हर बात तो स्वतः संज्ञान ले लेने वाले, उन उसमें मनीष जी IAS IPS बड़े दिग्गज लोग, उसकी एक दिन सूची में नाम पढ़ूंगा तो लोग चौंकेंगे। कम से कम 50 से ज्यादा तो जज हैं उसमें रिटायर्ड। उन लोगों ने लिखा है, कोई किसी नेता ने नहीं लिखी है। और उस पर जब तो वो उस पर क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लिया? चलिए देखिए याचिका में क्या कहते हैं, तो इसका इंतजार किया जाएगा। अब आते योगी पे। तो मनीष जी, कल प्रधानमंत्री का ये जैसा कि खबरें आ रही थी कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि पलट के इनका प्रतिवाद करो, इनको जवाब दो। तो उसी का आज हम लोग परिणाम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद ये कहिए योगी आदित्यनाथ देश में बहुत बड़े, सबसे बड़े कह सकता हूँ सनातनी चेहरे हैं जो राजनीति में हैं। धार्मिक व्यक्तियों को छोड़ दीजिए, सबसे बड़े व्यक्ति हैं। तो आज वो बोले और बहुत मुखर होकर बोले, यही अपेक्षा थी और इसी अंदाज में इनको जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन मनीष जी, इसके जरा राजनीतिक कारण दर्शक समझे। ये केवल सनातन धर्म और सनातन धर्म को गाली देने वालों के बीच का झगड़ा नहीं है। जो बात योगी बाबा ने कही कि रावण और कंस और औरंगजेब और बाबर वो नहीं मिटा पाए, तो इनकी क्या औकात है? सब सतही लोग हैं, सजा याफ्ता अपराधी प्रवृत्ति के लोग, अपराधी हिस्ट्री सीट वाले लोग, ये क्या सनातन को मिटाएंगे? लेकिन मनीष जी, इसके जरिए एक दूसरा खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ये सनातन को गाली दे कौन रहा है? इनका कौन सा शंकर जी ने या विष्णु जी ने इनके बाप को मार दिया था? मरे होंगे इनके बाप, जिसमें कुछ लोगों के बाप मर चुके होंगे, कुछ को मरेंगे। तो यही गए, वो राम नाम सत्य कहते हुए ही पहुंचे होंगे। तो वो गाली दे रहे हैं। तो वो असल में मनीष जी दे रहे हैं राजनीतिक रूप से समाज को विभाजित करने के लिए। जो काम नरेंद्र मोदी ने 2014 में शुरू किया था, 2017 में योगी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में और उसमें मजबूती आ गई, उसको कि इस समाज को बांट दो। जो एक वो तबका है जिसकी वजह से सत्ता में भाजपा लगातार आ रही, तो वो हिंदू समाज है। तो उसको बांटो कि तुम दलित हो, तुम अति दलित हो, तुम पिछड़े हो, तुम अति पिछड़े हो। और उसके लिए इन्होंने सबसे पहले जो हिंदू समाज को एक बांधने वाले सूत्र है, उस सूत्र को ही इन्होंने काट देने की, तोड़ देने की साजिश शुरू की, सनातन को गाली देके। और ये काम क्योंकि एक बार इनका सफल हो चुका है, लेकिन इसका परिणाम भी बता दूं तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि ये कितने दोगले और कितने सस्ते और कुछ अपने क्षणिक फायदे के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले लोग हैं। मनीष जी, इसका सबसे बड़ा जो प्रयोग हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ जब सपा बसपा का 93 में गठबंधन हुआ। तब उसी में नारा लगा था कि मारो जूते चार और हवा में उड़ गए जय। मतलब भगवान राम को बता रहे थे कि मेरे मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये मुलायम और काशीराम के चक्कर में जय श्री राम को उड़ा दे रहे थे, इस कदर ये पगलाए थे। और तब भी ये खैराती उसका कभी उसमें नहीं जाते कि दर्शक जान ले कि तब भी ये नहीं जीते थे। भाजपा की तब भी एक सीट इनसे ज्यादा थी। इनको संभवतः 175 मिली थी, भाजपा को 176 सीटें मिली थी। बाद में कांग्रेस मिलकर इन्होंने सरकार बना ली थी। लेकिन वो सरकार बनना बहुत बढ़िया हुआ था। उस सरकार ने कि इनका सनातन विरोध और इनका दलित प्रेम और फलाना दिमाका सारी नौटंकी की कलई खुल गई थी मनीष जी की। 93 दिसंबर 93 में सरकार बनी और जून 95 में जूता चल गया। वो मायावती आज तक चिल्ला चिल्ला के कहती कि मुलायम सिंह मेरी हत्या करवाना चाहता था। बाकायदे FIR करवाई थी मायावती ने। और एक नहीं, सन 95 से लेकर 2019 तक तो जो समझौता हुआ था तब तक, यानी 24 साल तक मायावती बार बार मुलायम सिंह को हत्यारा, गुंडा, अपराधी क्या नहीं कहा। तो इनका मेल जोल समझ लीजिए कैसा। इनका जो समाज की बात आती है कि सनातन विरोधी समाज इकट्ठा करना चाहते हैं, उनमें इनकी खुद कितने हल्के और सतही लोग हैं कि जैसे ही इनको सत्ता मिली तो एक दूसरे की हत्या कराने पर ये आमादा हो गए थे। सत्ता के लोभ में
जिस दलित का चोला पहन के साथ लेकर मुलायम सिंह ने सरकार बनाई थी। तो ये वो लोग हैं, और इन्होंने दोबारा वही 93-94 का खेल यहाँ पे फिर दोहराने की कोशिश की है कि किसी तरह समाज में विभाजन कर दो, लेकिन ये सफल नहीं होंगे मनीष जी। बिल्कुल, और सब कुछ दिख रहा है कि देखिए कमाल की बात है कि अपने आप को कृष्ण के वंशज कहने वाले यादव परिवार वाले जितने हैं, इन सबसे जब पूछा जा रहा है स्टालिन का वो लालू यादव सजायाफ्ता अपराधी का 5वीं 9वीं फेल बच्चा जो है, जो जीडीपी का मास्टर है, उससे पूछा गया कि आपने पता कि स्टालिन के बेटे ने क्या कहा? अरे ना मैंने नहीं सुना है, जरूरत की चीजें नहीं सुनते। कमाल की बात यह कि आपको क्यों क्या लगता है सर कि इतनी इस स्तर तक गए हो, उसके बाद भी जो अपने आप को घोर सनातनी कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम तो कृष्ण के वंशज हैं, हम तो यदुवंशी हैं। इन सब ने चुप्पी लगा ली। क्या इन्हें ये लगता है कि इसको जब सनातन को गाली दी जाती है तो इनका जो तुष्टीकरण का वोट है वो खुश होता है? ये क्यों उसके खिलाफ टिप्पणी नहीं करते? ये मनीष जी अपने तुष्टीकरण वाले वोट को खुश करने के लिए ही सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। ये भी समझिए कि ये उनको प्रसन्न करने के लिए, ताकि सब इकट्ठे इन्हीं के साथ लामबंद हो जाएं। और उनको देखिए, आते तो हैं वो दाढ़ी बढ़ा 1.5 फुटी कि बड़े कार्टून बने, वो कैसा हंसते हैं जब ये कांग्रेसी, ये सपाई, ये और आरजेडी के, जदयू के, ये इनके प्रवक्ता बैठ के जब स्टालिन के लड़के की करतूत को, कुकर्म को सही ठहराने की कोशिश करते हैं तरह तरह की बातों से, तो वो बगल में बैठा साजिद रशीदी खलनायक की तरह मुस्कुराता है कि चलो जो जयचंद गौरी को मिला था तो वैसे कई जयचंद हमारे पास भी हैं। तो वो इनको देख के करता है। लेकिन मनीष जी, इनसे जरा पूछा जाना चाहिए, उस स्टालिन के लड़के को एक लालू के लड़के की फोटो दिखानी चाहिए कि वो जो छोटा वाला है, वो शायद 5वां फेल है, 5वां पास है, फेल है, कि वो कभी कृष्ण जी बन के, कभी शंकर जी बन के, कभी भगवान राम बन के, कभी हनुमान बन के अपने वीडियो डालता है, फोटो डालता है। तो उससे पूछा जाना है कि स्टालिन के लड़के से पूछा जाना चाहिए कि इस लालू के लड़के को तुम कब खत्म करोगे? इससे पूछे जाके भाजपा के नेता बड़े बड़े पोस्टर बनवाए उसके, जो तेज प्रताप यादव के फोटो वीडियो है, कि सबसे पहले तो जो तुम दुनिया का ठेका बाद में लेना, जिसके साथ तुम गैंग बना रहे हो, तुम्हारा बाप जिसके पैर छू रहा है, जिसके जाके गुलामी कर रहा है, उसके लड़के को तुम मिस्टर उदयनिधि कब खत्म करोगे इस धरती से? क्योंकि ये सनातन धर्म का ये तो पोस्टर है, ये तो ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है। तो जरा तेज प्रताप यादव के बारे में उदयनिधि बतावें, और तेज प्रताप उदयनिधि के बारे में बता कि वो उसके खत्म करने पे आमादा है। तो क्या ये कौन सा ये सांप और नेवला एक साथ हम मिले तुम मिले एक दूसरे के लिए कैसे गा रहे हैं? ये देश इसमें असमंजस में है, ये भ्रम की स्थिति मेरे ख्याल से तेज प्रताप यादव को भी दूर करनी चाहिए और उदयनिधि को भी करनी चाहिए। बिल्कुल, ये जरूरी है कि ये भ्रम दूर होना चाहिए सर, क्योंकि अब कृष्ण जन्माष्टमी का समय हो रहा है। हम लोग जाते जाते भगवान कृष्ण की अभी चूंकि 12 बजे का हम लोग की मान्यता है कि वो जन्म का समय है, तो उससे पहले जाते जाते ये असमंजस की स्थिति, और राहुल गांधी ने बड़ी जद्दोजहद करके अपने सिब्बल और सिंघवी के माध्यम से मतलब वीआईपी सेवा से संसद की सदस्यता तो ले ली, लेकिन जब संसद का विशेष सत्र होने वाला है तो ये यूरोप भाग लिया। ये मतलब ये कौन किस डेलीगेशन में शामिल होने के लिए, ना ये कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, ना महासचिव है, ना मतलब ना सदन में नेता प्रतिपक्ष है, ना कोई जिम्मेदारी है। ये नानी गांव जाने के नाम पर ये यूरोप के देश जा रहे हैं। मतलब G20 के देशों का यहां आना है, भारत के संसद का विशेष सत्र होना है, और ये चेलाराम चले यूरोप यात्रा पे। ये क्या मामला है? अभी फ्रांस और यूरोप नहीं मनीष जी, मामला नहीं। अभी आपको मैं इसके भारत यात्रा के समय से जब मैंने इसकी यात्रा कहा, वो हमेशा वही सही गुजरा है, और 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर आपको इसके परिणाम मिल जाएंगे। मैंने कहा था कि ये जो G20 का यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, भारत के आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है। भारत की साख और धाक, प्रधानमंत्री मोदी का कद पूरी दुनिया में जो बढ़ रहा है, उसको पलीता लगाने गया है मनीष जी। और ये अब की बड़ी ठोस तैयारी इनके द्वारा की गई है इनके हिसाब से। और इसीलिए जो हम लोग कह रहे थे अपने कार्यक्रम में, लगातार कहते रहे हैं, मेरे ख्याल से बलात्कारी पाने का भाई अभी भी वहीं मर रहा है विदेश में, लौट के हिंदुस्तान नहीं आया है। वो यहाँ से तो कह के गया था कि मैं तो डॉक्यूमेंट्री के प्रीमियर के लिए जा रहा हूँ, लेकिन पिछले 2 महीने से वो फ्रांस में मंडराया जम के,
उसके बाद यूरोपियन यूनियन गया, बीच में एक चक्कर अमेरिका का भी मार आया, तो वो केवल इसके लिए ही मैदान तैयार करने गया था, वहां पे पूरी मीडिया की सेटिंग करने गया था, बैठ के अब लिख रहा होगा इसके लिए भाषण। तो अब ये वहां जाकर क्या बोलेगा, तो ये दर्शक जान ले कि आपकी ये मौज लेने नहीं गया है, जैसे नेपाल में नाइट क्लब में किसके साथ दारू पी रहा था वो दुनिया ने देखा था। आपकी ये वो काम नहीं करेगा, वो भी करेगा लेकिन तो अलग हट के करेगा। लेकिन मेन इसका जो एजेंडा है वो ये है कि G20 के आयोजन के समय भारत के ऊपर कीचड़ उछालो, भारत को बदनाम करो, भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम करो, भारत की सरकार को बदनाम करो और भारत के लोगों को बदनाम करो। और सनातन विरोधी गैंग का तो ये सबसे खास मेंबर है। सनातन विरोधी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का लड़का वो सनातन को खत्म करने की बात कर रहा है। तो ये सनातन धर्म के खिलाफ भी एक अंतरराष्ट्रीय मुहिम चलाने यूरोप के दौरे पे गया है, जिसके लिए वो खैराती बलात्कारी पाड़े वहां पहले से 2 महीने से इसके लिए वहां पे जमीन तैयार कर रहा है, माली की तरह। तो इसके अब जरा पहले एक अच्छा आयोजन हो रहा है, इसका अच्छा क्या ऐतिहासिक आयोजन हो रहा है, इसका आनंद लीजिए। ये गर्व के क्षण है हर भारतीय के लिए। और 10 तारीख को जब ये खत्म होगा उसके बाद फिर इस पर निगाह रहेगी और इसका पोस्टमार्टम भी होगा। लेकिन मैं आज बता रहा हूं और फिर हम लोग बात करेंगे कि ये सिर्फ इसीलिए अब की इसके यूरोप यात्रा में ये भारत के ऊपर फिर कोई कीचड़ उछालने गया है, ताकि इस ऐतिहासिक आयोजन पे जो इसके बाप दादे नहीं करवा पाए 67 साल में, वो नरेंद्र मोदी ने 9 साल में करके दिखाया है हिंदुस्तान में। ये इस आयोजन के बारे में बात कर रहा हूं, तो उस पर किसी तरह कालिक पोत दी जाए, वो कुकर्म करने ये गया है यूरोप। और आप 10 दिन 12 दिन में उसके परिणाम आपके सामने आएंगे। बिल्कुल कायदे से सर, ये चूंकि सजा याफ्ता अपराधी है और इसके विदेश जाने पर रोक लगनी चाहिए। और बहुत सारे लोग, चूंकि जब इस तरह की हरकतें होती है, और ये तय सी बात है कि ऐसे ऐसे अवसर पर जब भारत के गौरव गाथा का समय होता है, ऐसे ऐसे अवसरों पे ये गायब होता है। सर जाते जाते कुछ लोग ये लिख रहे हैं, मुझे एकाएक ध्यान आया, नटराज की बड़ी मूर्ति प्रगति मैदान में लगी है, मतलब मंडपम के सामने। ये सनातन का संदेश देते प्रधानमंत्री मोदी, आप कहते हैं अक्सर कि शिव भक्त मोदी, लेकिन कई लोग कल ही जो चेहल्लुम का जो वीडियो सामने आया था, कल अब हम लोगों ने जो विश्लेषण किया, ये जिद कर करके जिहादी और जिहादनों को दिल्ली की सड़कों पर घूमने की अनुमति दिलाई गई, तो कुछ लोगों ने लिखा कि मोदी तृप्तिकरण कर रहा है। एक तरफ आपके लठैत ये मैसेज दे रहे हैं, दूसरी तरफ इंडोनेशिया से सनातन संदेश लेकर के, एक मुस्लिम राष्ट्र से सनातन संदेश लेकर के प्रधानमंत्री मोदी उस मंडपम के सामने में भगवान शिव के उस नटराज स्वरूप को रख करके दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं सर? अरे मनीष जी, भगवान शिव के वो है, शंख का आकार है, भारत मंडपम उसका नाम है, उस आयोजन की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। और क्या चाहते हो कि मतलब नरेंद्र मोदी आके तुम्हारे घर के मंदिर में घंटी बजाने लगे, तब तुमको लगेगा कि नरेंद्र मोदी सनातन के लिए काम कर रहे हैं। वो अभी मैं काशी कॉरिडोर, केदारनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी आयोजन की बात कर रहा हूँ। तो ये लोग मनीष जी, ये वो लोग हैं जिसके क्या केकड़े हैं कि वो किसी को, जब केकड़ों की सबसे खास पहचान होती है कि ऊपर जो चढ़ रहा है उसकी टांग पकड़ के खींच लो। तो एक आदमी, और ये सामान्य आदमी नहीं, साधारण आदमी नहीं, मनीष जी ने जो बात छेड़ी उसी संदर्भ में बात करूंगा कि 1893 में एक नरेंद्र ने जाकर अमेरिका में बीज बोया था भारत के विश्व गुरु बनने का, और उस बीज को पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने बटवृक्ष बना दिया। उस नरेंद्र से इस नरेंद्र तक की यात्रा याद कर लीजिए, और बीच में जो खलनायक आए उनकी रोल याद कर लीजिए, तो समझ में आएगा अगर जरा सी बुद्धि हो कि क्या कर रहा है नरेंद्र मोदी सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए। तो जो वो पूरा आयोजन स्थल, थीम से लेके बिल्डिंग तक सब कुछ तो सनातनमय है। मैंने कहा ना कि और क्या चाहते हो भाई। एक मनीष जी और दर्शकों बता दूं कि ये खैराती आफत मचाए हैं कि साहब वहां पे सब बैन कर दिया गया और सील कर दिया गया, आम आदमी की जाना दिल्ली को जेल बना दिया गया। तो इन खैरातियों को केवल इतना बता दूं कि ये तो इसमें तो 50 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, और वैसे करीब 100 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय संगठन और हस्तियां हैं जो होंगी, हजारों प्रतिनिधि आ रहे हैं। तो इसलिए वहां पर वो कर देना मनीष जी कोई बड़ी बात नहीं है। 2 दिन की सुरक्षा है, तो ये सुरक्षा के तहत किया गया, और इसको प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगते हुए 2 दिन पहले अपील की थी
कि दिल्ली के लोगों से मैं अपील करूंगा कि इसमें साथ दीजिए, आप मेजबान हैं इनके। लेकिन ये खैराती, ये कांग्रेसी जिनको आग लगी हुई है कि वहां पे बड़ा बैन लगा दिया गया, एक तरह से पूरी नई दिल्ली, लुटियन दिल्ली को सील कर दिया गया है। इनको याद है दिसंबर 1988, मनीष जी, इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, और वो जरा पढ़ के सुना दे दो। क्योंकि लक्षद्वीप में अमिताभ बच्चन और अपनी सोनिया गांधी के अम्मा बप्पा, साले साली सरहज, इनके साथ सेना की जहाज पे राजीव गांधी मौज लेने गए थे लक्षद्वीप, तो पूरे लक्षद्वीप को सील कर दिया गया था 1 हफ्ते के लिए। तो याद करो बोले अपना काला मुंह कि किस तरह से राजा रजवाड़ों की तरह आम जनता के तुमने बंद कर दिया था। 27 दिसंबर 1988 इंडियन एक्सप्रेस की खबर पढ़ लो और तो बड़े आसानी से मिल जाएगी। तो जो एक फिल्मी स्टार और अपनी पूरी ससुराल उसके साथ अय्याशी करने के लिए लक्षद्वीप गया था, उसकी अय्याशी के लिए पूरे देश पर प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई लक्षद्वीप नहीं जाएगा। तो नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के हम मेहमान बुला रहे हैं, उन मेहमानों की सुरक्षा के लिए अगर 2 दिन के लिए बंद कर रहे हैं, तो ये खैराती हल्ला मचाने लगे, कांग्रेसी हल्ला मचाने लगे। मैंने कहा ना कि अक्सर वही वाली बात है कि ये हमेशा हल्ला इसलिए मचाते कि हमारा कोई कुकर्म पुराना जो तुमको याद ना हो उसको याद करके लोगों को बताओ, तो ये वही काम कर रहे हैं। ये टॉफी बेचने वाला धंधा है और ये वही चल रहा है। ये टॉफी मांगते हैं, जब इनको नहीं मिलती है तो ये कोई ना कोई ऐसा डांस दिखाते हैं कि इनको टॉफी चॉकलेट देनी पड़ती है। बिल्कुल, और इसीलिए ये पूरा बदलाव है। और ये और एक बनी जी उस खैराती को वो भी दिखा दीजिए, उसको भी जवाब दिया मैंने। तो वही कि वो बता रहा था कि सन 83 में तो 98 आए थे, अब की तो खाली 85 आ रहे हैं। तो वो जरा दाढ़ी वाला जो हाथ मसल के करता है, ये किस तरह से कीचड़ उछालने में लगे हुए कि किसी तरह से इस आयोजन को, G20 को, इसका कद घटाओ, इसका जो है एक जो पूरे दुनिया में मैसेज जा रहा है उस मैसेज को खत्म करो, उसमें बाधा उत्पन्न करो। तो इसको भी मैंने जवाब दिया है। हाँ मनीष जी, पढ़ दीजिए आप अपने ढंग से, तो मुझे लगता है कि इसने लिखा था कि 7 से 12 मार्च 1983 गुट निरपेक्ष आंदोलन, 98 देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंचे, सब कुछ खुला हुआ था, तारीफ सभी ने की थी। ये मैंने कहा ना कि ये बड़ा आग लगी कि ये हुआ है। इसको मैंने ऊपर दिखाया था कि ऊपर मेरा जवाब, मैंने दर्शक जान ले, कांग्रेस भक्ति के नशे में जिस सम्मेलन का पहाड़ा ये पड़ रहा है, उसे दुनिया के ताकतवर टॉप 50 में गिने जाने वाले देशों में से एक भी नहीं आया था। जबकि इस बार दुनिया के ताकतवर टॉप 50 देशों में से एक भी ऐसा नहीं है जो दिल्ली नहीं आ रहा है। पत्रकार के भेष में उल्लू को कबूतर बताने वाले ठग हैं। और दुखद ये है कि ये सब पत्रकार थे, ये सब परसेप्शन करते थे, ये सब ऐसे खिलाड़ी थे। और ये तो खैर नोएडा में सांसद का चुनाव टिकट बांटने के नाम पर बिस्कुट कंपनी वाले को ठग करके टीवी में जो है टीवी चैनल खुलवाते थे और अपने चेलों को, मतलब इस स्तर के गिरे हुए लोग जो है ये अपने आप को कहते हैं कि हम साख के पेशे में पत्रकारिता कर रहे हैं। नहीं बनी जी, और बता दूं कि ये किस तरह से, मैंने कहा ना कि इस तरह के सब कुछ खुला हुआ था। अरे वह सब कुछ खुला रहेगा ही, वहां कोई मतलब इस टाइप का आदमी नहीं था। मैंने कहा दुनिया के टॉप 50 देश जो थे वो सम्मेलन से लापता थे। दूसरे मनीष जी, यही गुट निरपेक्ष आंदोलन 1971 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो उसमें से 90% ये पाकिस्तान के पक्ष में खड़े थे, वहां दुम हिला रहे थे, जिसमें 56 इस्लामी मुल्क तो थे ही थे। वो इंदिरा गांधी का भाई भी था, जिसको इंदिरा गांधी जो आता था माई सिस्टर और माई ब्रदर करके दोनों लपटते थे, गले मिलते थे। वो यासिर अराफात आतंकवादी, वो भी पाकिस्तान के साथ था। तो ये काहे का गुट निरपेक्ष? ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के हिंदुस्तान को तो खूब बेवकूफ बनाएगा। नेहरू बहुत बड़ा नेता था गुट निरपेक्ष आंदोलन का। अरे जब गुट निरपेक्ष आंदोलन ही बड़ा नहीं था तो नेहरू उसका बड़ा नेता कहाँ था? भाई कि तो बौने बैठ लेके एक दूसरे के इंची में कद नाप रहे थे, लंबा आदमी दूर खड़ा हंस रहा था। उसी तरह से दुनिया हंसती थी, दुनिया के ताकतवर देश, और ये गुट निरपेक्ष आपस में खिचड़ी पकाया करते थे। और मनीष जी एक बहुत कटु सत्य है, उसको एक कांग्रेसी भले न कहे, ये एक वामपंथी खैराती न कहे, कि पूरी दुनिया में यूएसएसआर के टूटने तक 1989 तक हमारा हिंदुस्तान मोहर लगा हुआ रूस कैंप का आदमी था। भले गुट निरपेक्ष कहने के लिए छलावा के हम गुट निरपेक्ष थे। वो नेहरू ने एक नौटंकी शुरू की थी, उसके बाद में वामपंथी ढपली बजाते रहे
हिंदुस्तान ने 89 तक कभी रूस के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया। रूस जो कहता था उसी इशारे पे नाचता था। और उसमें सबसे ज्यादा जो एक शर्मनाक बात यह है कि जब कहते ना बड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया और कृषि क्रांति आ गई, दूध की नहरें बह गई और पंजाब पूरे हिंदुस्तान को खिलाने लगा, गेहूं पैदा करने लगा, उसके बावजूद 1970 से लेके 1980-85 तक हम पूरा हिंदुस्तान में इतना गेहूं पैदा होता था कि हिंदुस्तान खा ले और बाकी कहीं और देशों में एक्सपोर्ट भी कर ले। लेकिन मनीष जी, उसके बावजूद हम रूस से लगातार गेहूं खरीदते रहे, रूस से शक्कर हम हमेशा खरीदते रहे। जरा कांग्रेसी अपना इतिहास उठा के पढ़ लें, क्योंकि रूस की चमचागिरी करनी थी। रूस कहता था कि इतना माल हमसे खरीदो, तो ये ना जरूरत होते हुए भी रूस से गेहूं भी खरीदते थे, रूस से शक्कर भी खरीदते थे और दुनिया भर के और सामान खरीदते थे। तो ये अब जो है ज्ञान देने की गुट निरपेक्ष आंदोलन, और ये बड़े कांग्रेसी का तो चलिए ठीक है, नहीं पढ़ा लिखा होगा, नेतागिरी करता होगा, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की होगी। ये तो फलाना एडिटर, ढिमाका एडिटर, टराका एडिटर कई चैनलों में बैठा अब लगा के दाढ़ी ऐसा बना रहता है जैसे सुकरात के बाद यही पैदा हुआ है कुछ बुद्धि लेके। ये इस तरह के जब जहर फैलाता है, झूठ का, ठगी करता है, तो इनको जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल जवाब देना पड़ता है। और इस चीज को समझिए कि जो ये भ्रम फैला रहा, मैं देख रहा था शिवसेना की वो जो कांग्रेस से जो गई हुई है प्रवक्ता, वो कह रही है कि गणेश चतुर्थी का पर्व का समय है और उस समय पार्लियामेंट बुला लिया। गणेश हर चीजों के शुभारंभ के, श्री गणेश के प्रतीक हैं वो, और इससे बेहतरीन दिन और क्या हो सकता था। इससे बेहतरीन दिन कौन हो सकता था शिव भक्त के लिए कि शिव भक्त मोदी ने शिव पुत्र गणेश जी के उससे शुरू किया है कि हमारा जो नया संसद होगा, जो गौरव गाथा सुनाएगा, उसका उद्घाटन गणेश चतुर्थी के दिन। और ये षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारा गणेश, महाराष्ट्र गणेश चतुर्थी मना रहा होगा और उस दिन पार्लियामेंट खोल रहे हैं। मनीष जी, तो वो जिनका आप नाम ले रहे हो तो कुछ जानता हूं उनके विषय में। और 2010 के बाद एक जैसे कि नहीं क्या वो वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है एथलीटों की, स्पोर्ट्समैन की, तो वो वाइल्ड कार्ड एंट्री थी राजनीति में। और राजनीति में किस हुनर की वजह से एंट्री हुई है ये भी जानता हूं। तो उनके ज्ञान के तो उनके ज्ञान पे कुछ मुझे नहीं बोलना, कहो तो अपने घर में मनाओ, 2-4-10 बार वही करो। लेकिन जो आपने छेड़ दिया तो उससे दूसरी बात कह दूं कि 2014 से 2009 एक भी ऐसा बड़ा काम, ऐतिहासिक काम बताइए किसी कि जिससे नरेंद्र मोदी ने किया हो और उससे कोई ना कोई सनातन परंपरा या सनातन पर्व न जुड़ा हो। तो पूरी तरह से वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन ये लठ लेके नहीं चल रहे हैं, गड़ासा लेके नहीं चल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, अपने आप ये सब बहुत बौने होते चले जा रहे हैं। जाते जाते सुपर चैट पे कुलडुडे जी कह रहे हैं कि प्रणाम, G20 भारत को वर्ल्ड में कंज्यूमर मार्केट से मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर बनाने का रास्ता है। और मुझे लगता है कि सतीश जी ने इसकी तैयारी की है, अलग से विषय पे भी कल चर्चा होगी। नहीं मनीष जी, और ये अच्छा इन्होंने छेड़ दिया तो इस पर बोल दूं कि एक गलतफहमी सब दूर कर लें कि इस G20 से भारत को कुछ अतिरिक्त मिलने जा रहा है। यहाँ मामला उल्टा हो चुका है 9 साल में कि इस G20 को भारत बहुत कुछ देने जा रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाह भारत पर लगी हुई है। सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और सबसे तेजी से फैलती हुई अर्थव्यवस्था। और अभी जो चंद्रयान या आदित्य 11 आपने देखा है, ये शुरुआत है उस दौर की जो नरेंद्र मोदी 1947 का लक्ष्य रखे हैं। जरा 2024 में एक बार तिवारा इस आदमी को बैठाइए भारत की प्रधानमंत्री कुर्सी पे, अगले 5 साल नजारा देखने लायक होगा। तो ये G20 जो है, मैंने कहा इतने भव्य आयोजन इतने बड़े स्तर पे आज तक अमेरिका ने नहीं किया, ब्रिटेन ने नहीं किया, कनाडा ने नहीं किया, कोई देश नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से किया है, तो ये जो G20 की भव्यता है, जो विराटता है, इससे नरेंद्र मोदी ने अपने इरादे भविष्य के भी बता दिए हैं कि वो क्या उनके मन में है और क्या वो करने वाले। और दुनिया उम्मीद की निगाह से देख रही, केवल पाकिस्तान और चीन नहीं देख रहा और कांग्रेस नहीं देख रही, हमारे यहाँ के खैराती नहीं देख रहे, इनको छोड़ दीजिए, बाकी शेष दुनिया नरेंद्र मोदी को उम्मीद की निगाह से देख रही। तो अब की G20 भारत की उम्मीदों का किरण नहीं है, G20 के लिए भारत उम्मीदों की किरण बन के रास्ता दिखा रहा है, ये फर्क है।
ये फर्क है, और इसी फर्क को हमें 2 दिन 3 दिन तक देखना है अभी, और उसकी बानगी हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया है, दिल्ली के बदलते तस्वीर को और भारत के तस्वीर को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम। जय हिंद। नहीं मनीष जी, एक अपना कोई एनआरआई अगर यूरोपियन यूनियन में कहीं रहता हो तो जरा पता करे कि कौन से क्लब पे या कौन से नाइट क्लब में कौन से कैबरे डांस हाउस कहाँ था, कोई तो इसकी फोटो भेजिए। कुछ लोग कह रहे हैं झूठ बोल करके गया है, थाईलैंड में है, तो पता नहीं कहाँ गया है और क्या करने गया है। तो बहुत अच्छी बात, मुझे लगता है कि लालू यादव ने बहुत अच्छी बात कही थी, कम से कम शादी वादी कर लिया होता तो थाईलैंड जाने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती। नहीं गया तो किसी गए षड्यंत्र रहे थे। चलिए तो पता चलेगा, 2-4 दिन में आ जाएगा सामने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद।